नमस्कार, स्वागत है आपका पर्वत प्रेरणा न्यूज़ चैनल में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सबसे महत्वपूर्ण आशा कार्यक्रम पूरे देश में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। इसी संबंध में पिथौरागढ़ में आशा सम्मेलन अथवा सम्मान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक चंद्रा पंत सहित हिमालय अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष एवं आशा प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक डॉक्टर दिनेश जोशी भी मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दिनेश जोशी ने आशाओं का प्रोत्साहन करते हुए उनके विकास में कई बातों का जिक्र किया। आज उन्हीं बातों की विस्तार जानकारी के लिए पर्वत प्रेरणा न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक सुरेश पाठक ने डॉक्टर दिनेश जोशी से खास मुलाकात की। नमस्कार, पर्वत प्रेरणा में आपका स्वागत है। मैं सुरेश पाठक। आज हम हिमालयन अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष जोशी जी से खास बातचीत करने आए हैं और हम आगे बात करेंगे। जोशी जी, आप हिमालयन अध्ययन केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष हैं और लंबे समय से इस संस्था को चलाते आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आशा कार्यक्रम चलाया जा रहा है देश में सभी जगह, खासतौर पर उत्तराखंड में, सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भी आशा कार्यक्रम जो है इसको आप देखते आ रहे हैं, इसकी मूल अवधारणा क्या है? आशा कार्यक्रम भारत सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन चुका है। देश के हर राज्य में अभी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आशा कार्यक्रम एक प्रमुख भूमिका में कार्य कर रहा है। इस बीच पिछले एक वर्ष में जो कोरोना काल हमारे सामने आया, इसमें इनकी भूमिका विशेष रूप से चर्चा में रही। हम इस कार्यक्रम को कुछ इस रूप में देखते हैं कि ये कार्यक्रम जिस मूल अवधारणा के अनुसार बनाया गया था, जो भारत सरकार की गाइडलाइन भी है, अभी भी अपनी गाइडलाइन के अनुसार ये कार्यक्रम नहीं चल पा रहा है। इसकी अवधारणा कुछ और कहती है और कार्यक्रम का संचालन इस दूसरे रूप में हो रहा है। नहीं, जैसे जोशी जी आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि इनके जो मेन मूल धारणा है, जो इनका काम होना चाहिए था, वो वास्तव में इनको नहीं मिल रहा है। तो मतलब कुल मिला के एक टूल के रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है, जो आप बता रहे हैं। तो लगभग कितनी इनकी संख्या होगी जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत? जनपद पिथौरागढ़ में 1000 आशाएँ हैं। जनपद चंपावत में 500 आशाएँ हैं। पूरे उत्तराखंड में 11,000 के आसपास आशाएँ हैं और पूरे देश में लगभग 9 लाख आशाएँ इस वक्त हैं। अभी जो इनकी प्रमुख समस्याएं हैं, आप क्या महसूस करते हैं? इनकी क्या समस्या इनकी आपको देखने को मिलती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। इनकी समस्या असल में क्रिएट की गई है। क्रिएट इसलिए की गई है कि इनको अपनी मूल अवधारणा से हटा दिया गया है। इसमें राज्य सरकारों के इम्प्लीमेंटेशन का मुख्य का रोल रहा है। आशा कार्यकर्ता का मूल जो है, वो हम लोगों ने जब इस अवधारणा को बनाया था सन 1995 में, हम लोग हिमालय अध्ययन केंद्र की ओर से स्वास्थ्य शिक्षा, खासकर समुदाय स्वास्थ्य का कार्यक्रम चला रहे थे। पिथौरागढ़ जनपद के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जिसको कहते हैं रामगंगा घाटी का क्षेत्र, उन सब गाँव में हमने लगभग 70 गाँव में आशाओं को भी, आशा तो अब नाम दिया है, तब ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में, हेल्थ वॉलंटियर के रूप में इन लोगों का चयन गांव से हुआ था। उस वक्त ये केवल वॉलंटियर थी, इनको वेतन और इंसेंटिव ऐसी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा बहुत मानदेय की व्यवस्था हम संस्था की ओर से करते थे और पंचायतों की मदद से ये कार्यक्रम चलता था। इसी कार्यक्रम को आगे चल के राजस्थान की एक संस्था ने, उर्मुल संस्था नाम था उसका, राजस्थान में इस मॉडल को उठा करके वहाँ पर शुरू किया। बड़ा सफल मॉडल माना गया और फिर छत्तीसगढ़ में मितानिन नाम से ये कार्यक्रम चला और मितानिन के बाद ये कार्यक्रम पूरे देश में आशा कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया और आशा नाम जो दिया गया उसमें
उसका जो मुख्य उसके जो अर्थ है आशा कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। मान्यता प्राप्त माने एक्रीडेटेड, आ से एक्रीडेटेड, ए आशा सोशल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य, और एक्टिविस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, नौकर नहीं थे किसी के, इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। ये गांव की समस्या को, गांव के मुद्दों को और किसी भी मंच में उठा सकते थे, और इस सब के काम को सरकार से मान्यता मिलती थी, जिसको एक्रीडेटेड कहा गया। जोशी जी, आपने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं ये जो वर्तमान में आशा हैं, ये इनका काम मैं अक्सर देखता हूँ कि टीका लगाना या गांव-गांव जाके स्वास्थ्य विभाग पर ज़्यादा ये काम कर रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? यही मैं आपसे आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि स्वास्थ्य विभाग ने असल में अपना वार्षिक कार्यक्रम का जो उनको कोटा मिलता है, जो टारगेट मिलता है, उस टारगेट को पूरा करने का एक टूल इनको बना दिया गया है। अब जब टूल बना दिया गया है तो इनको भी लगता है कि क्या हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। अब कर्मचारी नहीं हैं तो सरकार इनको वेतन नहीं दे सकती, लेकिन ये सोचते हैं कि सरकार ने हमको टारगेट दिया है तो हमको कर्मचारी के रूप में माना है, और कर्मचारी तो मान रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, न मानदेय मिल रहा है न वेतन मिल रहा है। वहाँ पर इनका जो है, इनके अंदर एक अलग से एक झगड़े की अवधारणा पैदा हो गई है, जो इस वक्त हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जोशी जी, हाल ही में पिथौरागढ़ में आशा कार्यक्रम सम्मान दिवस मनाया गया था। उस दौरान कुछ उसकी विशेष चर्चाएं हमें सुनने को मिली। क्या थी वो चर्चाएं? आशा सम्मान दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस बार हमारी विधायक, जो स्थानीय विधायक श्रीमती चंद्रा पंत जी हैं, वो उसमें प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थी, और उसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बोरा जी ने की थी। और उसमें उपस्थित जो है प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, महाविद्यालय के प्रोफेसर लोग, प्राचार्य और ऐसे कई सारे गणमान्य लोग उपस्थित थे, और पूरे जनपद से उसमें आशाएं उपस्थित थीं। उसमें सबसे बढ़िया बात यह हुई कि हमने इस बार हमें मौका मिला, हमने आशाओं की मूल अवधारणा से लेके उसके वर्तमान जो उनके मुद्दे हैं वो, और उसके भावी स्वरूप पर सबसे आग्रहपूर्वक एक चर्चा की, और सबसे कहा कि इसको एक स्वरूप देने में सब लोग मदद करें। तो हमारी विधायक महोदया ने बहुत उत्साह के साथ इस बात की घोषणा की। मैं तुरंत अपनी सरकार से इस पर बात करती हूँ, मुख्यमंत्री से बात करती हूँ, और ये उम्मीद है कि हम इस आशा कार्यक्रम को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही चलाने के लिए राज्य सरकार को प्रेरित करेंगे, बाध्य करेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताइएगा, इनकी जो वास्तविक और जटिल समस्याएं आप महसूस करते हैं, क्या हैं इनकी समस्याएं? इनकी मुख्य समस्याएं हैं, इनको काम का बोझ बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं गांव में चालू करने के लिए, जो आते हैं गांव में चलाने के लिए, उनमें हर कोई आशाओं की भूमिका बता देता है कि आप ये करो, आप ये करो। और जो स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का जो टारगेट होता है, वार्षिक टारगेट, वो भी इन्हीं के ऊपर डाल दिया जाता है। और इनका मानदेय अभी तक तय नहीं है, इनका मासिक वेतन तय नहीं है, पर इंसेंटिव जो इनको दिया जाता है वो बहुत कम होता है, कभी 100 रुपया, कहीं 150 रुपया, कहीं 300, कहीं 600। तो अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग इंसेंटिव इनके पास इनको दिया जाता है, और वो भी बहुत देर में मिलता है उनको, बड़ी लड़ाई के बाद उनको मिलता है। विभाग उनको आसानी से नहीं देता है। तो ये एक मुख्य समस्या है। ये बड़ी दुविधा में है कि हम अगर पंचायत की ओर से इनकी नियुक्ति होती है तो ये सोचते हैं कि अगर हम पंचायत के वॉलंटियर हैं, पंचायत के स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं, तो हमको विभाग इतना टारगेट क्यों दे रहा है, और अगर विभाग इतना टारगेट दे रहा है तो क्यों ना हमको महीने में उचित मानदेय और या सैलरी हमको मिलनी चाहिए, कम से कम भरण पोषण तो हमारे बच्चों का हो सके। तो यही इनकी मुख्य समस्या है। और एक और इसके साथ समस्या और जुड़ गई है कि ये ट्रेड यूनियन की मेंबर हो गई हैं, ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ गई हैं। अब ट्रेड यूनियन में इनको लगता है कि ट्रेड यूनियन हमारी समस्या का समाधान करेगा, लेकिन ट्रेड यूनियन
जिस तरह से इनकी समस्या को उठा रहा है, वहाँ पर मुद्दा सरकार के सामने ये आता है कि ये सरकारी कर्मचारी तो है नहीं, ना इनको नियुक्ति मिली है, न इनका कोई ऐसा प्रोविज़न है, तो वेतन दे तो कहाँ से दे। तो अब ज़रूरी ये है कि इनको सबसे पहले सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, अगर कर्मचारी ही बनना है तो, न अन्यथा इनका जो मूल स्वरूप है, जो गाइडलाइन कहती है, वो ये है कि ये ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के साथ पंचायत की सामाजिक स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं, स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको एक्टिविस्ट कहा गया है। और उसी स्वैच्छिक कार्यक्रम में इनको रखा जाए, उसमें इनको लोड देने की ज़रूरत नहीं है, टारगेट देने की ज़रूरत नहीं है, इनको सम्मान देने की ज़रूरत है। इनको सम्मान दिया जाए, पंचायत के स्तर से भी सम्मान मिलना चाहिए और सरकार के स्तर से भी सम्मान मिलना चाहिए। आपने आशा कार्यक्रम को लेके बहुत कुछ बताया, लेकिन हम थोड़ा सा ये जानेंगे यहाँ पे कि इससे पूर्व जब ये स्वैच्छिक स्वास्थ्य समुदाय का काम कर रही थी, तो वहाँ से आशा कार्यकर्ता तक आने में जो सफ़र तय हुआ, इसमें किन किन की क्या भूमिका रही, थोड़ा इस पर आप बात करेंगे। इसमें सबसे अहम भूमिका इस बार हमने एक महिला उदिमा देवी, जो मुंशियारी के शरणार्थी गांव की निवासी हैं और बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो इस बार कार्यक्रम में आमंत्रित थी। उनको सम्मानित भी किया, उनको इनाम दिया। उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी कि वो एक सबसे पहले गांव की ओर से स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आगे आई। 1995 की बात है। बड़े उत्साह से उन्होंने काम किया, कोई वेतन की मांग नहीं की, जैसा हमने सोचा वैसा उन्होंने काम किया। उसके बाद उस कार्यक्रम के अंदर एक राजस्थान बीकानेर की एक संस्था थी उर्मुल, उसमें एक हेल्थ वॉलंटियर के रूप में एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर कौल, जो फौज से छोड़ के आए थे, आर्मी में मेजर थे, वहाँ से सेवानिवृत्त तो नहीं, छोड़ के आए, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आए थे। वो हमारे साथ लगभग 6 महीने गांव में रहे। उन्होंने काफ़ी हमको इनपुट दिया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की। उसी के साथ साथ हमारे साथ कुछ बाहर के स्वास्थ्य वॉलंटियर रहे। एक मैक्सिको सिटी की एक महिला सिंडी नाम से हमारे साथ रही, एक लंदन से एक महिला हमारे साथ डॉक्टर रही, एक ऑस्ट्रेलिया से एक डॉक्टर ग्रेग करके हमारे साथ रहे। इन सब लोगों ने हमको चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में इन लोगों की काफ़ी मदद की, इस अभियान को काफ़ी आगे बढ़ाने में मदद की। सबसे बड़ी भूमिका रही मसूरी प्रशासनिक अकादमी के अपर निदेशक डॉक्टर हर्ष बंदर, जो उस वक्त सोनिया गांधी जी के सलाहकार के रूप में भी थे। 96-7 की ये बात है। वो इस कार्यक्रम से बड़े प्रभावित हुए, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को लेके दिल्ली में विकास परिषद में चर्चा की। इससे पहले ये कार्यक्रम मितानी नाम से वो छत्तीसगढ़ में चल चुका था, काफ़ी प्रभावी था, उर्मुल में भी काफ़ी प्रभावशाली था। तो एक मुद्दा यह था कि आशाओं को, तब नाम आशा नहीं था, तो इस कार्यक्रम को आगे हम राष्ट्रीय कार्यक्रम में कैसे शामिल करें। तो तय हुआ चर्चा के बाद कि इनको एक नाम दिया जाए। नाम तय हुआ आशा। आशा माने एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट नाम दिया। एक्टिविस्ट इसलिए कहा कि इनको थोड़ा छूट मिलेगी, आज़ादी मिलेगी कि ये डरेंगे नहीं, ये कहीं पर भी अपने गांव के मुद्दे को उठा सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। और मान्यता प्राप्त इसलिए कहा कि सरकार इनको मान्यता देगी, इनको आइडेंटिटी कार्ड देगी, इनको सम्मान देगी और इनकी बात का असर हो, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। तब से ये कार्यक्रम आशा कार्यक्रम के नाम से पूरे देश में चल रहा है और बहुत ही सफल और असरकारी ये कार्यक्रम है। जोशी जी, अभी उत्तराखंड में कुल कितने आशा कार्यकर्ता होंगे? उत्तराखंड में 11,000 आशाएँ अभी हैं और पूरे देश में 9 लाख के आसपास आशाएँ हैं। हमारे पिथौरागढ़ ज़िले में ही अभी 1,000 आशाएँ हैं। चंपावत जनपद में 500 आशाएँ हैं। 2 जिलों में हम लोग हिमालय अध्ययन केंद्र, इनका प्रशिक्षण केंद्र भी हमारे पास है। हम इनको आशा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चलाते थे। और इससे पहले हम जो उत्तराखंड की 10 सामाजिक संस्थाएं जो भारत सरकार ने चुनी थी मदर एनजीओ के तौर पर, वो आशा रिसोर्स सेंटर के तौर पर चुनी थी
और हमारे ही बीच से एक नेशनल रिसोर्स सेंटर बना हुआ है दिल्ली में, भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य के एक प्रशिक्षण संस्थान में, और वो आज भी चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश हमारी सरकार ने थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। हम बात कर रहे थे हिमालयन अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जोशी जी से। आपने आशा कार्यक्रम को लेकर हमें खास जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।